उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। एल्बर्ट ने सीढ़ी का दूसरा सिरा राना हाउस की छत पर टिकाया और फिर तेजी से एंटीनों के दरमियान बांस पर कदम रखता हुआ राना हाउस की छत पर पहुंच गया। सीढ़ी का चक्कर उसने इस तरह चलाया था कि अगर कोई देख भी रहा हो तो यही समझे कि कोई मजदूर दोनों छतों पर काम में मसरूफ है। इसने बाकायदा सीढ़ी रखी गई थी। राना हाउस की छत पर पहुंचते ही एल्बर्ट तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। वो हर मुमकिन तेजी से काम मुकम्मल करके वापस रिहायशी बिल्डिंग की छत पर पहुंचना चाहता था ताकि मालिक बिल्डिंग के होश में आने से पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल आए। सीढ़ियों का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए एल्बर्ट इत्मीनान से सीढ़ियां उतरता हुआ निचली मंजिल पर पहुंच गया। निचली मंजिल पर सीढ़ियां एक राहदारी से निकली थी। एल्बर्ट इस राहदारी में चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के आखिर में सीढ़ियां एक बार फिर नीचे उतर रही थी। वो इन सीढ़ियों से उतरता हुआ सबसे निचली मंजिल पर आ गया, मगर अभी सीढ़ियां बाकी थी कि अचानक उसे एक छोटी सी राहदारी की बाईं तरफ दिखाई दी और इस राहदारी में रोशनदान नजर आ रहे थे, जिनमें से एक रोशनदान रोशन था जबकि बाकी तारीक पड़े हुए थे। एल्बर्ट तेजी से इस राहदारी से होता हुआ इस रोशनदान की तरफ बढ़ता चला गया। रोशनदान के करीब पहुंचकर जब उसने बड़े मोहतात अंदाज में अंदर झांका तो वो चौंक कर पड़ा। सामने एक बड़ी सी मेज पर जवाना बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था और कमरे के एक कोने में वही बावर्ची जिसे वो फ्लैट में बांध कर छोड़ आया था एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इनके अलावा कमरे में और कोई मौजूद न था। एल्बर्ट ने बड़ी फुर्ती से जेब में हाथ डाला और वायरलेस कंट्रोल बम निकालकर उसके कोने में मौजूद एक छोटे से बटन को ऑन करके उसने बम को रोशनदान के फ्रेम में रख दिया। उसे मालूम था कि यह बम इतना ताकतवर है कि जैसे ही फटा तो पूरी बिल्डिंग के परखचे उड़ जाएंगे और इस कमरे में मौजूद किसी शख्स के बच जाने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। जवाना के इस कमरे में मौजूदगी से ही वो समझ गया कि इमरान यकीनन जवाना से पूछ-कुछ करने इस कमरे में मौजूद रहेगा। बम रखते ही वो तेजी से वापस पलटा और फिर छत की तरफ बढ़ने लगा और फिर सीढ़ियां खत्म होते ही जैसे ही उसने छत पर कदम रखा उसके बाजू को झटका सा लगा और दूसरे लम्हे वो घूमता हुआ एक कवि हेकल हबशी के बाजू में पहुंच चुका था। इस हबशी ने जो सीढ़ियों के करीब मौजूद था उसका बाजू पकड़कर घुमाया, फिर इससे पहले कि वो संभलता और उसके बाजू में जकड़ा जा चुका था। हबशी की तरफ से उसकी पुश्त थी और उसके दोनों बाजू हबशी की गिरफ्त में थे। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम राना हाउस से जिंदा वापस जा सकोगे? हबशी ने इंतहाई करख्त लहजे में उसके जिस्म को झटका देते हुए कहा। एल्बर्ट ने हबशी की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर वो हबशी तो शायद लोहे का बना हुआ था। एल्बर्ट के बाजू बावजूद कोशिश के उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना हो सके। इसी लम्हे हबशी ने बड़ी फुर्ती से उसके जिस्म को फिजा में उठाकर पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया और एल्बर्ट को यूं महसूस हुआ जैसे जमीन और आसमान गर्दिश में आ गए हो। राशिल ने बड़े मुतमईन अंदाज में कमरे में मौजूद इमरान के सीने का निशाना लिया। दूसरे लम्हे साइलेंसर लगे रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर से एक हल्की सी क्लिक की आवाज उभरी और राशिल पूरी तरह चौंका, क्योंकि ये आवाज रिवॉल्वर के मैगजीन के खाली होने की मखसूस आवाज थी। उसने बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर का मैगजीन खोला और उसका रंग जर्द पड़ गया, क्योंकि रिवॉल्वर में गोलियां मौजूद ही नहीं थी। उसने तेजी से जेबें टटोलनी शुरू की, मगर जेबों में एक भी गोली मौजूद ना थी। बैग के खुफिया खाने से रिवॉल्वर निकालते वक्त वो इसे चेक करना भूल गया था कि इसमें गोलियां भी मौजूद हैं या नहीं, मगर अब क्या हो सकता था? इमरान उसकी जद में आकर दूसरी बार बच निकला था और उससे सिवाय इमरान की खुशकिस्मती के और क्या कहा जा सकता था। इससे पहले राशिल कुछ सोचता अचानक कमरे में घंटी की आवाज गूंज उठी। जोसेफ, देखो कोई कॉल बेल बजा रहा है, इमरान ने चौंक कर हबशी से कहा और हबशी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अब राशिल फंस गया था, क्योंकि वो ऐन दरवाजे के ऊपर मौजूद था और जोसेफ ने उन्हीं सीढ़ियों से गुजरना चाहा था जो दरवाजे तक पहुंचकर खत्म हो जाती। राशिल सिमट कर जालियों से लग गया। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और फिर जोसेफ तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया। चूंकि उसकी राशिल की तरफ पुश थी, इसलिए फिलहाल तो राशिल नजरों में आने से बच गया था, मगर उसे मालूम होता था कि जैसे ही काला द्वीप वापस आएगा उसकी नजरें सीधी राशिल पर पड़ी जाएंगी और फिर बगैर रिवॉल्वर के वो किसी भीगे हुए चूहे की तरह उनकी गिरफ्त में आ जाएगा। चनाचा उसने फौरी तौर पर वहां से निकल जाने का फैसला किया। चनाचा जैसे ही जोसेफ सीढ़ियां तय करके राहदारी में गायब हुआ, राशिल ने शेड पर झुककर दोनों हाथ टिकाए और फिर एहतियात से सीढ़ियों पर आया और दूसरे लम्हे वो सीढ़ियां तय करता हुआ राहदारी में आ गया। उसका दिल वापस जाने को ना चाह रहा था, क्योंकि हो सकता था कि हालात बदल जाते और फिर उसे शिकार के खात्मे के लिए मौका मिलता या नहीं, मगर अब सारा
मसला गोलियों का था। राहदारी में पहुंचते ही उसने फौरी तौर पर एक फैसला किया और उसने राहदारी में मौजूद दरवाजों को आजमाना शुरू कर दिया। एक दरवाजा खुला हुआ था, चनाचा उसे खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। ये खासा बड़ा कमरा था। राशिद चंद लम्हे दरवाजे के साथ खड़ा रहा। जब उसे राहदारी में कोई आहट सुनाई ना दी तो उसने जेब में पड़ी हुई पेंसिल टॉर्च निकाली और कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये कमरा ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था क्योंकि इसमें चारों तरफ अलमारियां थी जिनमें मुख्तलिफ किस्म के लिबास लटके नजर आ रहे थे। राशिद ने इन कपड़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसका ख्याल था कि शायद किसी जेब में पड़ा हुआ कोई रिवॉल्वर मिल जाए, मगर सब कपड़े खाली थे। उसी लम्हे राहदारी में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी तो उसने फुर्ती से पेंसिल टॉर्च बुझा दी और सांस रोककर तेजी से दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। कदमों की आवाजें दरवाजे के सामने से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई। जब आवाजें दूर जाती जाती मातूम हो गई तो उसने एक बार फिर टॉर्च चला दी और इधर उधर पड़े हुए सामान का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसका दिल कह रहा था कि उसे यहाँ से अपने मतलब की कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। अचानक एक कोने में पड़े हुए टीची केस को खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि टीची केस में मुख्तलिफ किस्म के रिवॉल्वर और पिस्तौल भरे हुए थे। इसने पिस्तौल और रिवॉल्वर उठाकर उन्हें खोला और मैगजीन चेक करने लगा, मगर ये देखकर वो हैरान रह गया कि सारे ही रिवॉल्वर और पिस्तौल खाली थे। उसने इन पिस्तौलों और रिवॉल्वरों को फर्श पर एहतियात से रखा और टीची केस के निचले हिस्से में हाथ मारने लगा कि शायद कोई भूली भटकी गोली हाथ लग जाए। फिर अचानक वो उछल पड़ा क्योंकि टीची केस के निचले हिस्से में मुख्तलिफ किस्म की गोलियां खासी तादाद में मौजूद थी। उसने सबसे पहले अपने रिवॉल्वर के मुताबिक गोलियां ढूंढी और फिर उसे एक गोली मिल ही गई। उसने फौरन जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और उसके चेंबर में वो गोली डाल दी। दूसरे रिवॉल्वर और पिस्टल तो टीची केस में मौजूद थे, मगर इनमें साइलेंसर फिट ना थे और ना ही राशिल की मखसूस रिवॉल्वर का साइलेंसर इनमें से किसी पर फिट आता था। और राशिल के जहन में इमरान को कत्ल करके वापस सही सलामत निकल जाने का इरादा भी मौजूद था और ऐसा सिर्फ इस सूरत में हो सकता था कि रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ हो, वरना वो देओहे कल हबशी यकीनन इमरान की मौत के बाद उसे भी किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। चनाचा उसने एक ही गोली पर इक्तफा किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि उसने किसी को भारी कदमों से इस राहदारी में आते हुए देखा। वो तेजी से दरवाजे से चिपक गया। जब कदमों की भारी आवाज राहदारी के आखिर में जाकर मालूम हो गई तो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दबे कदमों से चलता हुआ दोबारा इस कमरे की तरफ चल पड़ा जिधर इमरान वगैरह मौजूद थे। सीढ़ियों के आखिर में कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए राशिल सीढ़ियां चढ़कर दोबारा इस जाली वाले रोशनदान में पहुंच गया। रोशनदान के नीचे बने हुए शेड से आंखें लगाते ही वो एक बार फिर उछल पड़ा क्योंकि इस बार कमरे में एक नया ही मंजिर था। जवाना के साथ फर्श पर मैडम्बर था और एल्बर्ट भी बेहोश पड़े हुए थे और इमरान, जोसेफ और वो आदमी जो फ्लैट पर आया था कमरे में मौजूद था। राशिल ने जब मौका गनीमत समझा उसने रिवॉल्वर की नाल एक बार फिर जाली के सुराख पर लगाई और सामने खड़े हुए इमरान के सीने का निशाना लेकर बड़ी फुर्ती से ट्रिगर दबा दिया और इस बार साइलेंसर होने के बावजूद गोली चलने का हल्का सा धमाका हुआ और राशिल के चेहरे पर इत्मीनान और कामयाबी की लहरें दौड़ती चली गई। आखिरकार वो शिकार को खत्म करने में कामयाब हो गया था। जोसेफ मैडम बर्था को इमरान के पास छोड़कर जब वापस ब्लू रूम में पहुंचा तो जवाना इस तरह मेज पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था, जबकि सुलेमान एक तरफ कुर्सी पर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। सुनो जवाना, बॉस के आने से पहले सब कुछ बता दो कि तुम बॉस को खत्म करने के लिए क्यों आए थे, वरना याद रखो मैं बॉस के आने से पहले तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलहदा कर दूंगा। जोसेफ ने जो कि उसके करीब रुकते हुए इंतहाई सर्द लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा, तुम जलील कुत्ते, तुम जो चीज चाहे कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जवाना ने बड़े हकारत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा और दूसरे लम्हे कमरा थप्पड़ की जोरदार आवाज से गूंज उठा। जोसेफ गुस्से की शिद्दत में पूरी कुव्वत से जवाना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। मुझे बेबस देखकर तुम्हारा हाथ चल रहा है बुज़दिल आदमी, काश मैं ठीक होता। जवाना ने बड़ी बेबसी से जवाब देते हुए कहा और जोसेफ जो दूसरे थप्पड़ के लिए हाथ उठा चुका था एकदम रुक गया। उसके जहन में फौरन ही ये बात आई कि वाकई बेबस आदमी को मारना इंतहाई दर्जे की बुज़दिली है। ठीक है, मैं बॉस को कहता हूं कि वो तुम्हें ठीक कर दे, फिर मैं देख लूंगा कि तुम किस तरह अपनी जुबान बंद रखते हो। जोसेफ ने दांत पीसते हुए कहा। अभी उसका फिक्रा मुकम्मल ना हुआ था कि अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज गूंज उठी और कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे हुए बेशुमार बल्बों में से एक जर्द रंग का बल्ब तेजी से बुझने और चलने लगा। ओह, कोई आदमी राना हाउस की छत पर कूदा है, जोसेफ ने उछलकर कहा और फिर होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागता चला गया। राना हाउस में इमरान ने ऐसा सिस्टम नस्ब किया हुआ था कि बैरूनी दरवाजे की बजाय अगर कोई शख्स भी किसी और जरिए से राना हाउस में दाखिल होता तो मुख्तलिफ रंगों के बल्ब उनकी फौरी निशानदही कर देते थे। जर्द रंग का बल्ब ये बताता था कि कूदने वाला छत के जरिए अंदर दाखिल हुआ है। ऐसे बल्ब राना हाउस के हर कमरे में मौजूद थे।
जोसेफ तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ छत पर चढ़ता चला गया। जब वो छत पर पहुंचा तो उसे वहां कोई आदमी नजर ना आया। उसने छत का एक मुकम्मल राउंड लिया और फिर उसे मुल्हिका बिल्डिंग और राना हाउस की छत के दरमियान एंटीनों की बनी हुई अजीब गरीब सीढ़ी नजर आ गई और वो समझ गया कि कोई शख्स यकीनन मुल्हिका बिल्डिंग से इस सीढ़ी के जरिए छत पर आया है। मगर छत पर आने के बाद वो कहाँ गायब हो गया है, क्योंकि सीढ़ियों के जरिए तो वो खुद छत पर आया था। अब एक ही सूरत हो सकती है कि वो शख्स रास्ते में ही कहीं मुड़ गया। चनाचा जोसेफ कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वापस सीढ़ियों की तरफ पलटा, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों वाले दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज ऊपर आती सुनाई दी। जोसेफ फुर्ती से दरवाजे की ओट में छुपकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद ही एक नौजवान दरवाजे से बरामद हुआ और जोसेफ किसी चीते की तरह इस पर झपट पड़ा। इसने उसे बाजू से पकड़कर घुमाया और दूसरे लम्हे नौजवान पुश्त के बल उसके सीने से आ टकराया। जोसेफ ने उसके दोनों बाजू जकड़ रखे थे। नौजवान ने अपने आप को छुड़ाने की इस्तरारी कोशिश की, मगर लहीम शहीम जोसेफ ने उसे अपने फौलादी बाजुओं की मदद से उठाकर छत के फर्श पर पटक दिया और नौजवान के सर के बल पूरी कुव्वत से फर्श से जा टकराया और दूसरे लम्हे उसके हाथ सीधे होते चले गए। जोसेफ ने उसके बेहोश हो जाने का यकीन करने के बाद उसे कांधे पर उठाया और तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। चंद लम्हे बाद वो उसे कांधे पर लादे हुए ब्लू रूम में पहुंच गया। अरे ये किसको उठाना है? इमरान ने जो फर्श पर बेहोश पड़ी हुई मैडम बर्था के पास खड़ा था चौंक पड़ा। बॉस, ये शख्स राना हाउस से मुल्हिका बिल्डिंग से छत पर कूदा था। जोसेफ ने बेहोश नौजवान को भी मैडम बर्था के साथ ही फर्श पर फेंकते हुए कहा, तो क्या कूदते ही पकड़ लिया या नीचे आ गया था? इमरान ने गौर से एल्बर्ट को देखते हुए कहा, साहब ये वो शख्स था जिसने फ्लैट में घुसकर मुझे बांध दिया था। अचानक सुलेमान ने चीखते हुए कहा, ओहो तो ये बात है, मेरे ख्याल में फ्लैट में बम भी इसने छुपाया होगा। इमरान ने चौंकते हुए कहा। फिर उसने झुककर एल्बर्ट के लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो उसकी जेब से वायरलेस कंट्रोल बम को फायर करने वाली मशीन बरामद कर चुका था। ओह, ये तो वायरलेस कंट्रोल बम की ऑपरेटिंग मशीन है, इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। फिर गौर से देखने लगा कि कहीं वो आन तो नहीं है, और मगर इसी लम्हे उसके सीने पर कोई चीज आकर लगी और वो एक जोरदार धमाके से धक्का लगने से उछलकर पिछली दीवार से जा टकराया। उसके हाथों में पकड़ी हुई ऑपरेटिंग मशीन उछलकर दीवार के शुमाल मगरबी कोने की जड़ में पूरी कुव्वत से जा टकराई और उसके साथ ही खौफनाक धमाका हुआ और कमरा जखीरा कर देने वाली रोशनी से भर गया। ये धमाका इतना खौफनाक था कि यूं लगता था जैसे इस कमरे में एटम बम फट गया हो। दूसरे लम्हे कमरे की दीवार छत समेत पुरसे होकर फिजा में उड़ती चली गई। खौफनाक बम ने राना हाउस की अजीमुल शान बिल्डिंग को रेत की ढेर की तरह बखेर कर रख दिया। यकीनन दीवार से टकराकर वो मशीन ऑन हो गई थी और कमरे के रोशनदान में नस्ब एल्बर्ट खौफनाक बम पूरी कुव्वत से फट पड़ा था। राशियल ने जैसे ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया, रिवॉल्वर में मौजूद इकलौती गोली उड़ती हुई इमरान के सीने पर पड़ी और राशियल के चेहरे पर इत्मीनान और कामयाबी की लहरें दौड़ने लगी। आखिरकार वो शिकार को खत्म करने में कामयाब हो ही गया था। मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि इमरान के सीने पर पड़ने वाली गोली इमरान के सीने में घुसने के बजाय एक हल्के से धमाके से फटी और उसके साथ ही इमरान जोरदार धक्का लगते ही उछलकर पिछली दीवार से जा टकराया। उसके हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी मशीन उछलकर कमरे के शुमाल मगरबी कोने की जड़ में पूरी कुव्वत से जाकर टकराई और उसके साथ ही खौफनाक धमाका हुआ और कान छाड़ धमाका। फिर उसके होशो हवास पे तारीकी का पर्दा फैलता चला गया। जब वो दोबारा होश में आया तो उसने देखा कि उसके सीने पर एक भारी शहीतर पड़ा हुआ है। शहीतर का एक सिरा दीवार के साथ टिका हुआ जबकि दूसरा जमीन पर था और आशील एन इस शहीते के नीचे गठड़ी की सूरत में पड़ा हुआ था। अगर शहीतर जरा सा भी ऊपर और नीचे खिसक जाता तो राशिल के जिस्म की कोई हड्डी भी सलामत ना रहती। मगर अब सूरत हाल ये थी कि मलबा शहीतर ने अपने ऊपर रोक रखा था और शहीतर की चौड़ाई चूंकि खासी ज्यादा थी, इसलिए राशिद ना सिर्फ मलबे से बच गया था बल्कि ईंटों की बारिश ने भी उसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया था। अलबत्ता उसके पैरों, टांगों और बाजों पर जख्म आ गए थे और सर के पिछले हिस्से में एक और सर नुमाया हो चुका था। होश में आते ही एक लम्हे के लिए तो राशिल को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की हड्डियां सलामत ना रही हों, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने अपने जिस्म को हरकत दी तो ये देखकर उसके मुंह से इत्मीनान का एक तवील सांस निकल गया कि उसका जिस्म जख्मी होने के बावजूद पूरी तरह हरकत में था। बिल्डिंग के इर्द गिर्द बेपनाह शोर हो रहा था और हल्की हल्की आवाजें इसके कानों में आ रही थी। दूर से फायर ब्रिगेड और पुलिस गाड़ियों के सायरन भी सुनाई दे रहे थे। राशिद ने अपने जिस्म को समेटा और फिर बड़ी एहतियात से हरकत करता हुआ वो मलबे के इस दरमियान से खिसकता हुआ शहीतर के नीचे से निकल आया। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ लगता था, जैसे वो मलबे के समंदर में गर्क हो चुका हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मलबे के दरमियान से खिसकता हुआ आगे बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने मलबे के एक छोटे से ढेर को फलांगने की कोशिश की तो उसके हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई। उसका जिस्म एक काफी बड़े सुराख से होता हुआ नीचे गिरता चला गया।
और चंद लम्हों बाद ही वो एक हल्के से धमाके से कीचड़नुमा मलबे में धंसता चला गया। चंद लम्हे वो वहीं पड़ा हुआ अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। उसकी तेज नजरों ने अंधेरे के बावजूद इस बात को महसूस कर लिया कि वो इस वक्त एक गटर में मौजूद है जिसमें गंदा पानी अब भी चल रहा था, मगर जिस जगह राशेल गिरा था वहां खासा कीचड़ था। वो समझ गया कि वो इमारत के नीचे बहने वाले गटर में आ गिरा है। धमाके की वजह से शायद गटर का कुछ हिस्सा टूट गया था और कुछ मलबा गटर के अंदर ही भी जा गिरा था। यही वजह थी कि इस तहाने के नीचे कीचड़ सा हो गया था और इस कीचड़ ने राशेल को मजीद चोटें लगने से बचा लिया था। राशेल सूरत हाल को समझते ही तेजी से गटर में आगे बढ़ता चला गया। पानी उसके घुटनों तक आ रहा था। अगर जख्मी होने की वजह से उसका सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था, मगर जान बचाने की खुशी उसने ज्यादा परवाह न की और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद उसे दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी लगी हुई नजर आ गई जिसके इख्तिताम पर लोहे का ढकना मौजूद था। राशेल सीढ़ी पर चढ़ा और फिर ऊपर पहुंचकर उसने दोनों टांगों से सीढ़ी को अच्छी तरह जकड़ लिया और फिर दोनों हाथ इस ढक्कन के निचले हिस्से पर जमाकर उसने पूरी कुव्वत से झटका दिया और ढक्कन उछलकर आधे से ज्यादा खिसक गया। उसके साथ ही रोशनी और ताज़ा हवा का एक रेला सा अंदर दाखिल हुआ और राशेल को यूं महसूस हुआ जैसे उसके निढाल जिस्म में नई कुव्वत भर गई। फिर उसने बाकी ढक्कन को भी जोर लगाकर एक तरफ हटाया और फिर सीढ़ी चढ़ता हुआ गटर के तहाने से बाहर निकल आया। इस वक्त वो दो बड़ी बिल्डिंगों के दरमियान वाक़या एक पतली सी गली में मौजूद था। दोनों बिल्डिंगों की पुश्त इसी गली में थी। गली में हर तरफ कूड़ा क्रिकेट के ढेर पड़े हुए थे। राशेल बाहर निकलकर चंद लम्हे वहीं बैठकर सुस्ताता रहा और फिर उठकर आगे बढ़ने लगा। उसके कपड़े बेहद गंदे हो चुके थे, जिस्म भी जख्मी था। ऐसी सूरत में वो अपने होटल के मेन गेट से दाखिल ना हो सकता था क्योंकि इस तरह वो सबकी नजरों में आ जाता। इसलिए उसने सोचा किसी तरह वो लिबास बदल ले, मगर होटल में पहुंचे बगैर ऐसा मुमकिन न था। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गली क्रॉस करके सड़क पर आ गया और फिर ये देखकर हैरान रह गया कि तबाहशुदा राना हाउस के सामने बिल्डिंग का ढेर पड़ा हुआ था। उसके गिर्द बेपनाह हजूम फैला था। पुलिस ने भी घेरा डाला हुआ था जबकि फायर ब्रिगेड का अमला इंतहाई तेजी से मलबा हटाने में मसरूफ था। राशेल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मलबे की सूरत देखकर वो दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि इतनी बड़ी इमारत की तबाही के बावजूद इसमें से जिंदा सलामत कैसे निकल आया। बहरहाल उसे खुशी इस बात की थी कि कमरे में मौजूद उसका शिकार यकीनन खत्म हो चुका था और उसके साथ साथ मास्टर किलर्स के बाकी 3 साथी भी मौत की गहराइयों में डूब चुके थे। वो सोच रहा था कि मास्टर किलर का चार्ज भी वो खुद संभालेगा और टीम में कई साथी भर्ती करेगा। हजूम से बचकर वो काफी दूर निकल आया और फिर उसे रेडीमेड कपड़ों की दुकान खुली नजर आ गई। उसने जेब में हाथ डाला तो बटवा मौजूद था। उसके चेहरे पर मजीद एतमीनान फैल गया और वो दुकान में दाखिल हो गया। आपको क्या हो गया जनाब, आप तो जख्मी भी हैं। दुकान में मौजूद सेल्स गर्ल ने आंखें फाड़ते हुए कहा। मैं एक गटर में गिर गया था, इसका ढकना गायब था। राशेल ने हल्की सी मुस्कुराहट आंखों में लाते हुए कहा, ओह वेरी सॉरी, हमारे मुल्क के लोग ना जाने ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। सेल्स गर्ल ने राशेल के गैर मुल्की होने की वजह से निदामत भरे लहजे में कहा, कोई बात नहीं मिस, ऐसे लोग हर मुल्क में मौजूद होते हैं। बहरहाल मुझे एक रेडीमेड सूट दीजिए और कोई ऐसी जगह भी बता दीजिए जहाँ मैं नहाकर लिबास बदल सकूं। मुझे इस लिबास में चलते हुए बड़ी नदामत महसूस हो रही है। राशेल ने कहा, हमारी दुकान के पिछले हिस्से में एक बाथरूम मौजूद है, आप वहां नहा लीजिए। सेल्सगर्ल ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। फिर उसने अलमारी में से एक सूट निकालकर काउंटर में रख दिया। ये ठीक रहेगा, राशेल ने सूट को पसंद करते हुए कहा। फिर उसने बटवा खोलकर सूट के साथ लगी हुई चिट पर रकम बढ़ते हुए कीमत अदा कर दी। आइए मेरे साथ, मैं आपको बाथरूम तक पहुंचा दूं। सेल्सगर्ल ने रसीद बनाकर राशेल को देते हुए कहा। शुक्रिया मिस, राशेल ने सूट उठाते हुए कहा। कोई बात नहीं, ये हमारा इखलाकी फर्ज है, सेल्सगर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसे दुकान के उकम में ले गई और एक दरवाजा खोल दिया। ये एक जदीद किस्म का बाथ था जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। थोड़ी देर बाद जब राशेल नहा कर वो नया सूट पहनकर बाहर आया तो इसकी शख्सियत ही बदली हुई थी। उसने गंदे कपड़ों का पैकेट सा बनाकर हाथ में उठाया हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया मिस, राशेल ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सर, सेल्सगर्ल ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए कहा और राशेल तेजी से कदम उठाता दुकान से बाहर आ गया और हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट उसने कूड़े के एक ड्रम में फेंक दिया और फिर खाली टैक्सी लेकर इधर उधर देखने लगा। अब वो जल्द जल्द अपने होटल पहुंचना चाहता था कि वहां जाकर आराम कर सके। उसे यकीन था कि सुबह की अखबार में राना हाउस से मिलने वाली लाशों की पूरी तफसील और फोटो मौजूद होंगे और उसके बाद ही वो वापसी का प्रोग्राम बनाएगा।
इमरान की जब आंख खुली तो चंद लम्हों तक उसके जहन में धमाके से होते रहे। यूं लगता था जैसे बार बार खौफनाक बम फट रहे हों, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन साफ होता चला गया। उसने सर उठाकर इधर उधर देखा और फिर एक तवील सांस लेकर रह गया। वो किसी अस्पताल के कमरे में मौजूद था। उसका दायां बाजू और सर पट्टियों में लिपटा हुआ था और वो सोचने लगा कि वो इस कदर खौफनाक धमाके के बाद जिंदा कैसे बच गया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सर सुल्तान एक डॉक्टर के हमरा अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा सता हुआ था। यूं लगता था जैसे बेपनाह गम का बोझ अपने कंधों में उठाए हुए हों। अरे इमरान साहब को होश आ गया, उसके साथ आने वाले डॉक्टर ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और सर सुल्तान यूं चौंके जैसे किसी प्यासे को अचानक पानी मिल जाने की खुशखबरी सुना दी गई हो। उनके चेहरे पर मुसरत का आबशार बहने लगा और वो तेजी से इमरान की तरफ लपके। इमरान बेटे, तुम्हें होश आ गया, खुदा का शुक्र है, मैं तो परेशान हो गया था। सर सुल्तान ने इमरान पर झुकते हुए बड़े शफकत भरे लहजे में कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। मैं नर्स को भेजता हूँ, वो इन्हें इंजेक्शन दे देगी, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सर सुल्तान से कहा, प्लीज कोई खूबसूरत सी नर्स भेजना। बदसूरत नर्स को देखकर मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो नर्स ना हो बल्कि डॉक्टर हो। ओह माफ कीजिए, इमरान ने गड़बड़ाते हुए कहा और डॉक्टर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। इमरान बेटे, ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? पूरी इमारत यूं बिखर गई जैसे तिनकों की बनी हुई हो। सर सुल्तान ने कुर्सी घसीट कर करीब बैठते हुए कहा, अब तो वाकई ही मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि कहीं वो तिनकों की ही ना बनी हुई हो। ठेकेदार ने तिनकों पर ही सीमेंट का प्लस्तर कर दिया होगा। इमरान ने जवाब दिया, ये आखिर हो क्या रहा है? पहले इतला मिली कि तुम्हारा फ्लैट धमाके से तबाह हो गया, उसमें से एक नौजवान की मसकशुदा लाश मिली, फिर राना हाउस भी इस तरह तबाह हो गया। सर सुल्तान ने तशवीश भरे लहजे में कहा, धमाके हो रहे हैं और क्या हो रहा है? पहले ये बताइए कि मेरे साथियों का क्या हाल है? इमरान ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, कुछ ज्यादा तफसील तो मालूम नहीं हुई, सिर्फ इतना पता चला कि तुम तहखाने में पड़े हुए थे। तहखाना शायद बम प्रूफ था, इसलिए मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने से बच गया। यह भी पता चला कि जब तुम्हें तहखाने की छत को तोड़कर निकाला गया तो तुम्हारे साथ जौसिफ और सुलेमान भी थे और वहां एक हबशी भी वहां मौजूद था और वो होश में था। उसकी आवाजों से ही फायर ब्रिगेड के अमले को तहखाने का पता चला। एक मोटी सी औरत और एक अधीर उम्र का मर्द भी तहखाने में बेहोश पड़े थे। वो मोटी औरत और अधीर उम्र का मर्द कुछ ज्यादा जख्मी ना थे, इसलिए उन्हें मरहम पट्टी करके फौरन फारिग कर दिया गया। वो दोनों गैर मुल्की थे। अलबत्ता इस हबशी की रीढ़ की हड्डी का मोहरा खिसक चुका था। उसे डॉक्टरों ने अस्पताल में लाकर ठीक कर दिया, चनाचा उसे भी फारिग कर दिया गया। तुम्हें अलबत्ता सबसे ज्यादा चोटें आई थी, तुम सारी रात बेहोश पड़े रहे। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा, तो ये बात है, शिकारी निकल गए। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा, कोई खास बात नहीं, कुछ लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे, वो सब राना हाउस में इकट्ठे हो गए। फिर एक साहब ने वो बम वहां फिट कर दिया और उसकी ऑपरेटिंग मशीन इस आदमी समेत मेरे हत्थे चढ़ गई। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे सीने पर पुश फायर किया और मैं उछलकर दीवार से जा टकराया और वो ऑपरेटिंग मशीन उछलकर कमरे के एक कोने से जा टकराई और उसके साथ ही ऑन हो गई और इस तरह वो खौफनाक बम फट गया। मगर अब उससे खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि वो मशीन जहां जाकर टकराई वो तहखाने का फर्श हटाने का बटन था। चनाचा मशीन के टकराते ही कमरे का फर्श हट गया और हम सीधे नीचे तहखाने में जा गिरे और मैकेनिकल फर्श पलक झपकने में बराबर हो गया। इस तरह इमारत का मलबा तहखाने में गिरने से बच गया, वरना हम सबका खात्मा बाल खैर तो हो ही चुका था। इमरान ने सोचकर अंदाजा लगाते हुए कहा, इसका मतलब है कि कोई केस शुरू हो चुका है और जाहिर है वो गैर मुल्की ही मुजरिम होंगे। अगर मुझे इल्म होता तो मैं उन्हें जाने ना देता। मैंने यही समझा कि वो तुम्हारे मेहमान हैं, इसलिए उन्हें तुमने राना हाउस में ठहराया होगा। सर सुल्तान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, कोई बात नहीं यार, जिंदा सोहबत बाकी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे कमरे पर पहरा लगवा देता हूँ, कहीं मुजरिम यहाँ वार ना कर जाए। सर सुल्तान ने उठते हुए कहा और इमरान ने कोई जवाब ना दिया और सर सुल्तान तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर निकलते चले गए। उनके जाने के बाद इमरान ने सोचना शुरू कर दिया कि इस मामला की जरूरत से ज्यादा गंभीर है। इसका वास्ता खौफनाक किस्म के कातिलों से पड़ गया है। ये उसकी खुशकिस्मती ही थी कि अब तो वो इसके हाथों बचा रहा, वरना फ्लैट की तबाही इस सहाफी नौजवान का कार कुचलने वाला इकदाम, मैडम बर्था की जहरीली सुई और फिर राना हाउस की तबाही बड़ा खौफनाक इकदाम थे। उसने चंद लम्हे बाद ही फैसला कर लिया कि अब वो खुद इन कातिलों को तलाश करेगा और फिर वो देखेगा कि वो कितने पानी में है और ये
फैसला करते ही वो मुतमईन हो गया। अब उससे सिर्फ अस्पताल से फारिग होने का इंतजार था। वो डॉक्टर का इंतजार कर रहा था कि वो अस्पताल से फारिग होने के बारे में बातचीत करे। जवाना की रीढ़ की हड्डी ठीक होते ही उसे अस्पताल से फारिग कर दिया गया, क्योंकि उसके जिस्म पर कोई ऐसी चोटें ना आई थी कि उसे मजीद अस्पताल में रखा जाता। जवाना अस्पताल से फारिग होते ही सीधा वापस अपने होटल पहुंचा। उसने फौरी तौर पर अपना सामान समेटा और कमरा खाली कर दिया। इस बार वो हकीकतन मौत के मुंह से बच निकला था। इस होटल से निकलकर उसने एक खाली टैक्सी पकड़ी और फिर टैक्सी ड्राइवर को किसी मुसाफाती होटल में चलने के लिए कहा। उसके जिस्म पर इस खौफनाक धमाके का शदीद रद्द-ए-अमल हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि कम से कम एक हफ्ता वो मुकम्मल आराम करेगा। एक हफ्ते बाद वो एक बार फिर अपने मिशन पर काम करेगा। यही वजह थी कि उसने शहर के किसी होटल के बजाय आराम के लिए मुसाफाती होटल का मंसूबा बनाया था। टैक्सी ड्राइवर ने तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के शहर से 20-25 मील दूर हाईवे पर वाक़ एक होटल के कंपाउंड में टैक्सी रोक दी। सर, शहर से बाहर यही एक मयारी होटल है, टैक्सी ड्राइवर ने मौतबाना लहजे में कहा। ठीक है, जवाना ने कहा और फिर बैग उठाकर टैक्सी से बाहर आ गया। ड्राइवर को किराया अदा करके वो बैग उठाए होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। यस सर, काउंटर पर मौजूद एक नौजवान ने कारोबारी अंदाज में जवाना का इस्तकबाल करते हुए कहा, मुझे एक ऐसा सूट चाहिए जो बिल्कुल अलग थलग वाक़या हो। 1 हफ्ता मुकम्मल आराम करना चाहता हूँ। जवाना ने काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा, ठीक है सर, हम आपको साइड सूट दे देते हैं। वो होटल इमारत से बिल्कुल अलग थलग एक खूबसूरत से बाग में वाक़या और वहाँ किसी किस्म की मुदाखलत का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर इसका किराया जनाब 5,000 रुपये रोजाना है। काउंटरमैन ने जवाब दिया, ठीक है, 1 हफ्ते का किराया एडवांस जमा कर लें और सुने, ना ही कोई टेलीफोन मुझसे मिलवाएं और अगर मेरे मुतालिक कोई आगे मालूमात हासिल करने आए तो प्लीज़ उसे भी ना बताएं कि मैं यहाँ हूँ। मैं हर किस्म की मुदाखलत के बगैर 1 हफ्ता गुजारना चाहता हूँ। जवाना ने कहा, आप कतन बेफिक्र रहें, इस सूट के लिए हमने ऐसा ही इंतज़ाम किया है। यूँ समझिए कि आप यहाँ आए ही नहीं। वहाँ सफाई करने वाली औरत गूंगी और बहरी है और इस सूट के लिए स्पेशल वेटर है, वो भी गूंगा और बहरा है। काउंटरमैन ने जवाब दिया, मगर इस वेटर को मैं खाने वगैरह और दीगर ज़रूरियात के मुतालिक कैसे बताऊंगा? जवाना ने उलझे हुए लहजे में कहा, वेटर की एनेक्सी अलहदा है, जहां आपके बटन दबाने पर बल्ब जल उठता है। इस तरह से मालूम हो जाता है कि आप कॉल कर रहे हैं। जो चीज़ आपने मंगवानी है वो चिट पर लिखकर उसे दे दीजिए, वो हासिल कर देगा। काउंटरमैन ने जवाब दिया, ओके, वेरी गुड, मुझे ऐसे ही सूट चाहिए। जवाना ने बैग में से नोटों का बंडल निकालकर काउंटर के सामने रखते हुए कहा। काउंटरमैन ने 1 हफ्ते का किराया काटकर बाकी रकम जवाना को वापस कर दी और साथ ही रसीद बनाकर उसे दे दी। बस जनाब, इस सूट के लिए हम किसी किस्म का कोई अंदराज नहीं करते, काउंटरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। उसे ऐसा इंतजाम बेहद पसंद आया था। वो समझ गया था कि मोहब्बत के मारे हुए जोड़ों के लिए अलहदा सूट बनाए गए हैं जो दुनिया से छुपकर आज़ादी से कुछ दिन रंगरलियां मनाना चाहते हों। काउंटरमैन ने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबाया तो तकरीबन 15 मिनट के बाद एक अधीर उम्र का शख्स बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। काउंटरमैन ने चिट पर लिखकर चिट उसे थमा दी और नौजवान ने सर हिलाया और उसने जवाना के सामने झुककर उसे सलाम किया, फिर उसका बैग उठा लिया। ये सूट का वेटर था और काउंटरमैन ने कहा, थैंक यू। जवाना ने कहा और फिर इस वेटर के पीछे चलता बैरूनी गेट की तरफ निकल गया। मैडम बर्था को जब अस्पताल से फारिग किया गया तो गेट पर उसके इस्तकबाल के लिए टोनी मौजूद था। शुक्र है मैडम, आप इस खौफनाक हादसे से बच गई, टोनी ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हाँ टोनी, इस बार तो सच पूछो तो मैंने मौत का सायका चखा है, मैडम बर्था ने कार में बैठते हुए कहा। आपके होटल चलूं? टोनी ने पूछा। हाँ पहले वहाँ चलो, मैं वहाँ से सामान उठाकर किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मैं कुछ दिन आराम कर सकूँ। ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला चांस है कि मेरा मंसूबा बुरी तरह फेल हो गया, बल्कि मैं खुद भी मरते मरते बची हूँ। इमरान की तो 1000 आंखें हैं, मैडम बर्था ने कहा। अलबत्ता इमरान के मुतल्लिक ये बात ज़रूर थी कि वो बेहोश है और डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। राशिल ने अखबार बड़े गुस्सेले अंदाज में एक तरफ उछाल दिया। उसका तमाम ख्वाब रेत के गरोंदे की तरह बैठ गया था। न सिर्फ शिकार जिंदा था बल्कि मास्टर किलर्स के बाकी मेंबर भी जिंदा और ठीक ठाक थे। अखबार एक तरफ फेंक कर वो सोचने लगा, अब इस मिशन की कामयाबी के लिए आखिर क्या किया जाए कि अचानक वो अपनी मेज़ से उछल पड़ा। एक ख्याल बिजली की कोंदे की तरह उसके जहन में आ लपका। उसने तेजी से अखबार दोबारा उठाया और उस खबर को गौर से पढ़ने लगा जिसमें इमरान की बेहोशी के मुतल्लिक दर्ज था, और अस्पताल का नाम पढ़कर उसने अखबार दोबारा एक तरफ फेंका और तेजी से गुस्ल खाने में घुसता चला गया। उसने फौरी तौर पर आखिरी कतई वार करने का मंसूबा बनाया था।
वो समझ रहा था कि चूंकि मास्टर के दूसरे मेंबरान बराह रास्त इस धमाके का शिकार हुए हैं, इसलिए यकीनन उन्हें दोबारा हमला करने के लिए कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसका शिकार अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ है। वो बड़ी आसानी से उसे बेहोशी के दौरान ही कत्ल कर सकता है और बेहोशी में भी आ चुका होगा तब भी उसे अस्पताल में शिकार करना आसान है। चनाचा उसने बड़ी फुर्ती से ना सिर्फ लिबास तब्दील किया बल्कि मेकअप भी कर लिया। फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर वो होटल के कमरे से बाहर निकल आया। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि हर कीमत पर शिकार का खात्मा करके ही वापस आएगा। चंद लम्हों बाद टैक्सी उसे एक रोड हॉस्पिटल की तरफ लिए जा रही थी। जब टैक्सी अस्पताल के मेन गेट पर पहुंची तो राशिल ने किराया अदा किया और फिर मेन गेट से गुजरकर वो सीधा इंक्वायरी ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। इंक्वायरी पर एक नौजवान मौजूद था। फरमाइए, नौजवान ने उससे शायद गैर मुल्की समझते हुए कदरे बाइखलाक लहजे में कहा। मैं नाराग टाइम्स का खुसूसी नुमाइंदा हूँ। मुझे रिपोर्ट मिली है कि एक अजीमुल शान इमारत अचानक धमाके से तबाह हो गई है और उसके जख्मी इस अस्पताल में हैं। मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। राशिल ने पुराना हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा। शायद आप इन 3 गैर मुल्कियों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं जो इस इमारत में बेहोश पड़े थे, मगर जनाब उन्हें तो कल रात ही अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। अलबत्ता 3 मकामी आदमी यहाँ मौजूद हैं। इंक्वायरी क्लर्क ने ख्वामख्वाह दांत निकालते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं इन मकामी आदमियों से ही बात कर लूँगा। मुझे मालूम है कि इनमें एक अभी तक बेहोश है। राशिल ने कहा। जी हाँ, कोई अली इमरान साहब है, मगर उन्हें भी रात होश आ गया था। वैसे जनाब आप इनसे ही मिल लें क्योंकि वो मुझे कोई बहुत अहम आदमी मालूम होते हैं। बड़े बड़े आला अफसरान मिलने आ रहे हैं। अभी सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान उनसे मिलकर गए हैं। इंक्वायरी क्लर्क ने बड़े राजदाराना अंदाज में सरगोशी करते हुए उसे अपनी तरफ से एक अहम खबर मुहैया कर दी। ओह, फिर तो वाकई मैं सबसे पहले उन्हीं से मिलूंगा। इनका क्या नंबर? राशिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्पेशल वार्ड कमरा नंबर 4, मगर जनाब उनसे मुलाकात के लिए आपको सुप्रीडेंट से खसूसी पास लेना पड़ेगा क्योंकि उनके कमरे के बाहर पहरा लगा दिया गया है और बगैर इजाज़त उनसे कोई नहीं मिल सकता। इंक्वायरी क्लर्क ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं पास ले लूँगा, थैंक यू, लॉर्ड्स ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इंक्वायरी क्लर्क ने सर हिला दिया क्योंकि उसे भी यकीन था कि सुप्रीडेंट इतने बड़े बैनुल-अक़वामी अखबार के खसूसी नुमाइंदे को भला कैसे ना कर सकता है। राशिल वहां से बढ़कर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इस रास्ते में एक नर्स से स्पेशल वार्ड के मुतालिक पूछा तो नर्स पूरी तफसील से उसे समझा दिया कि स्पेशल वार्ड उसी इमारत की 3री मंजिल में दाएं तरफ है और राशिल उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। चंद ही लम्हों बाद वो 3री मंजिल पर पहुंच गया और फिर उसे स्पेशल वार्ड की तख्ती भी नजर आ गई। गेट पर एक मुसल्ला दरबान मौजूद था। सुप्रीडेंट साहब का दफ्तर कहाँ है? राशिल ने बड़े बारूब लहजे में दरबान से मुखातिब होकर कहा। जनाब अंदर जाते ही बाएं तरफ मुड़ जाइए, दूसरा कमरा सुप्रीडेंट साहब का है। दरबान ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस पर भी शायद उसकी गैर मुल्की होने का रूप पड़ गया था, वरना शायद वो इतनी आसानी से उसे स्पेशल वार्ड में घुसने ना देता। राशिल अंधे शीशे का बना हुआ दरवाजा धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया, मगर दरबान के कहने के मुताबिक बाएं तरफ जाने की बजाय दाएं तरफ चढ़ गया और फिर मुड़ते ही ठटक कर रुक गया क्योंकि सामने ही एक दरवाजे पर 2 मुसल्ला सिपाही बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े हुए थे। राशिल ने एक नजर इस कमरे का जायजा लिया और फिर तेजी से वापस मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। दरबान उसे देखता ही रह गया और वो इतनी जल्दी कैसे वापस हो गया, मगर जाहिर है वो उससे पूछ ना सकता था, इसलिए खामोश रहा। राशिल ने इमरान के कमरे में दाखिल होने का एक और मंसूबा बना लिया और फिर वो तेजी से इमारत की 4थी मंजिल पर चढ़ता चला गया। ये आम वार्ड था, इसलिए वहां किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी ना थी। वो वार्ड में घुसता चला गया और फिर ये इत्फाक ही था कि इस अंदाजे के मुताबिक निचली मंजिल के कमरा नंबर 4 के ऐन ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा हुआ था। इसने कमरे में दाखिल होकर इसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सीधा पिछली खिड़की की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत की पुश्त पर ही खिड़की के ऊपर शेड बना हुआ था और इमारत की पुश्त की तरफ बड़े ऊंचे दरख्त थे। दूसरी इमारत की पुश्त भी इस तरह थी। इस तरह ये एक छोटा सा ऐसा इलाका बन गया था जहां सिवाय दरख्तों के और कुछ ना था। राशिल तेजी से खिड़की पर चढ़ा और फिर उसने अपने दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर जमाए और अपना जिस्म नीचे लटका दिया। निचली मंजिल की खिड़की का शेड इसके कदमों से चंद फीट के फासले पर ही था। उसने अपने जिस्म को तोला और हाथ छोड़ दिए। एक हल्के से धमाके से वो निचली मंजिल की खिड़की के शेड पर कूद गया। उसे सिर्फ दूसरी इमारतों के कमरों में मौजूद मरीजों की तरफ से खतरा था कि कहीं वो अपनी खिड़कियों में से उसे नीचे उतरते चेक न कर लें, मगर इसने बड़े घने दरख्तों की वजह से ये रिस्क लिया था क्योंकि उसे यकीन था कि इन दरख्तों की वजह से वो आसानी से किसी की नजरों में ना चढ़ेगा। शेड पर पहुंचते ही वो आहिस्तगी से लेट गया और फिर लेटे ही लेटे उसने सर बाहर निकालकर नीचे झटका। फ्रांसीसी तर्ज की चौड़ी खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी और सामने बिस्तर पर कोई शख्स
सफेद चादर पर ओढ़े लेटा हुआ था। राशिल शेड पर लेटा कुछ देर तक कमरे में झांकता रहा। बिस्तर पर लेटे हुए शख्स का कत्ल राशिल के लिए बेहद आसान था, मगर इसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था, क्या ये वाकई ही वही कमरा है जिसमें उसका शिकार मौजूद है। हो सकता है इससे अंदाजे की गलती हुई हो और वो इमरान की बजाय किसी और शख्स को कत्ल कर डाले। वो ज्यादा देर तक शेड पर मौजूद ना रहना चाहता था, क्योंकि किसी भी लम्हे किसी की नजर इस पर पड़ सकती थी। चनाचा चंद लम्हे सोचने के बाद उसने एक और फैसला किया और फिर शेड की साइड पर खिसकता चला गया। उसने दोनों हाथ शेड पर जमाए और अपना जिस्म नीचे की तरफ लटका दिया। इसके पैर खिड़की की चौखट से 1-2 फुट ही दूर फिजा में लटके हुए थे। उसने अपने जिस्म को हल्का सा झोंका दिया और उसके पैर चौखट पर जम गए। उसने दोनों पैरों में चौखट के दरमियानी लकड़ी को जकड़ा और फिर शेड पर जमे हुए हाथ छोड़कर यकदम अपने जिस्म को समेट लिया। उसके जिस्म ने आधी कलाबाजी खाई और उसके हाथ दहलीज पर जम गए। दूसरे लम्हे वो कमरे के अंदर मौजूद था। उसने कमरे के अंदर दाखिल होते ही इंतहाई फुर्ती से जेब में पड़ा हुआ साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ता चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर कमरे का जायजा लिया था। उसे किसी तरफ से कोई खतरा ना महसूस हुआ था। बिस्तर के करीब पहुंचकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से बिस्तर पर लेटे हुए शख्स के मुंह पर बड़ी चादर एक झटके से खींच ली। टाइगर शहर में घूमता फिरता राशिल को ढूंढता रहा था कि उसे राना हाउस की तबाही की खबर मिल गई। वो सबको छोड़कर राना हाउस की तरफ दौड़ पड़ा और फिर उसके सामने राना हाउस के मलबे से इमरान, सुलेमान, जोसेफ और जवाना के अलावा एक गैर मुल्की मर्द और औरत को बेहोशी के आलम में निकाला गया था। टाइगर एम्बुलेंस के साथ ही अस्पताल पहुंच गया। उसे हैरत इस बात की थी कि तहखाने से निकलने वाले अफराद में जवाना के अलावा गैर मुल्की औरत और मर्द कौन है, क्योंकि जब वो राना हाउस से निकला था तो इमारत में सिर्फ जवाना ही मौजूद था। जब उसे तसल्ली हो गई कि इमरान की हालत खतरे से बाहर है तो उसने फैसला कर लिया कि इन गैर मुल्की लोगों की निगरानी करे, ताकि अगर उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया जाए तो फिर उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। अस्पताल से उसे ये भी मालूम हो गया कि जवाना और गैर मुल्की मर्द और औरत को ज्यादा चोटें नहीं आई और उन्हें होश में आने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। चनाचा अस्पताल के मेन गेट के सामने वाले प्लाट में इसने मोर्चा संभाल लिया और मुजरिमों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 4 घंटों की मुसलसल इंतजार के बाद उसने इस गैर मुल्की औरत को अस्पताल से बाहर आते देखा। जैसे उसने राना हाउस के तहखाने में इमरान के साथ बेहोशी के आलम में निकाले जाते वक्त देखा था। वो गैर मुल्की औरत जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली, एक नौजवान इंतहाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और फिर वो उसे लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। और टाइगर ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। वो इस नौजवान को अच्छी तरह जानता था। वो शहर का मशहूर गुंडा टोनी था। जब वो औरत टोनी के साथ कार में बैठकर चली गई तो टाइगर वापस प्लाट में पड़ी हुई बेंच पर बैठ गया। अब इस औरत को ढूंढ निकालना मुश्किल ना था, इसलिए वो मुतमईन था। इस औरत के 1 घंटे बाद उसने जवाना को अस्पताल से बाहर आते देखा और वो चौकन्ना हो गया, मगर फौरन ही उसने एक और फैसला कर लिया। जवाना का कदोकामत ऐसा था कि उसे आसानी से तलाश किया जा सकता था, इसलिए उसने सोचा कि जवाना का ताकुब करने का कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता जवाना की बजाय इस दूसरे गैर मुल्की का ताकुब किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए वो इत्मीनान से इस बेंच पर बैठा रहा और जवाना एक टैक्सी पर सवार होकर अस्पताल से चला गया। अब टाइगर के जहन में मौजूद ये खलिश भी खत्म हो गई कि वो बैक वक्त 3 अफराद की निगरानी कैसे करेगा। जवाना के अस्पताल से निकलने के तकरीबन आधे घंटे बाद उसने इस गैर मुल्की मर्द को गेट से बाहर आते देखा, जो इमरान के साथ तहखाने में से निकला था। चनाचे उसके बाहर निकलते ही वो बेंच से उठा और फिर तेजी से एक तरफ खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो इस टैक्सी का ताकुब कर रहा था जिसमें वो गैर मुल्की मौजूद था। टैक्सी होटल अंपाला के कंपाउंड में जाकर रुक गई और वो गैर मुल्की टैक्सी से निकलकर जब होटल के मेन गेट में दाखिल हुआ तो टाइगर ने बड़ी फुर्ती से अपना मोटरसाइकिल स्टैंड किया और लपकता हुआ उसके पीछे होटल में दाखिल हो गया। जब वो मेन गेट में दाखिल हुआ तो इसने गैर मुल्की को लिफ्ट पर सवार होते देखा। वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। फरमाइए, काउंटर पर मौजूद लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इंटेलिजेंस, अभी अभी जो साहब काउंटर से चाबी लेकर गए हैं वो किस कमरे में ठहरे हुए हैं? टाइगर ने लहजे को बावकार बनाते हुए कहा। ओह मिस्टर एल्ब्रेट, वो 3री मंजिल के कमरा नंबर 12 में रिहाइश पजीर हैं। लड़की ने कदरे घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। थैंक यू, मगर सुनिए, आपकी बेहतरी इसी में है कि आप मेरे मुतल्लिक किसी को ना बताएं।
वरना। टाइगर ने कदरे सख्त लहजे में कहा और जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। ओह आप बेफिक्र रहें, मैं समझती हूँ, लड़की ने सर हिलाते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। को उसे गैर मुल्की का नाम और कमरा नंबर मालूम हो गया था, मगर इसके बावजूद उसे चेक करना चाहता था ताकि तसल्ली हो जाए। लिफ्ट ने चंद ही लम्हों में उसे तीसरी मंजिल पर पहुंचा दिया और फिर लिफ्ट से उतरकर कमरा नंबर 12 की तरफ चल पड़ा। कमरा नंबर 12 के सामने से गुजरते वक्त उसने एक नजर दरवाजे को देखा, फिर दरवाजे की बाएं तरफ नस्ब छोटी सी तख्ती पर नजर दौड़ाई। इस पर एल्ब्रेट का नाम लिखा हुआ था। उसे तसल्ली हो गई और वो पूरी मंजिल का राउंड लगाकर वापस लिफ्ट पर सवार हो गया और मेन गेट से बाहर निकला और चंद लम्हों बाद उसकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से वापस अस्पताल की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। अब वो इमरान का हाल मालूम करना चाहता था ताकि अगर इमरान को होश आ गया हो तो मज़ीद हिदायत हासिल कर सके। Like, comment, share, press the bell icon.